बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। मोर नाम है के मनोज वर्मा और हम रोरमले सुंदर सुंदर जानकारी लेके आविला। तो आज का जो जानकारी है उके देखे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। सब्जियों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण करें जैविक दवाओं द्वारा। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच एवं अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं देकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। रबी के मौसम में सब्जियों की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग की, और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। बेबी कॉर्न आजकल हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। बेबी कॉर्न की फसल काफ़ी लाभप्रद मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबी कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 2 HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबी कॉर्न ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। बिरसा विकास मक्का 2 HM4 ये बेबी कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबी कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी पाया जा सकता है। सब्जियों में फूल गोभी और बंधा गोभी अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें डायमंड बैक मॉथ नामक कीट लगने की संभावना रहती है। यह कीट पिल्लू जैसे हरे रंग का होता है, जो पत्ते के हरे उत्तकों को खाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों में धब्बे हो जाते हैं या पत्तों में छेद हो जाते हैं। यही फसल के नुकसान का कारण बनते हैं। नीम या करंज द्वारा निर्मित दवाओं का इस्तेमाल से डायमंड बैक मॉथ कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोजमर्रा तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। तो चलू हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले एक छोटा सा विराम लेवा थी और विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है।
और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार और उनके फिर से स्वागत है। तो चलो आज का जो जानकारी है, ये जानकारी है कि समन्वित खेती प्रणाली से अपन आमदनी के बढ़ात हैं। उनका नाम है विश्वनाथ मांडी। भाई तो बहुत बड़ बात है कि भाई समन्वित खेती प्रणाली से अपन आमदनी बढ़ाते है। रौरे मन जानत ही नहीं कि समन्वित खेती प्रणाली बहुत बड़ काम है। ओकर में खेती बाड़ी भी होला, बागवानी भी होला और पशुपालन भी होला, मछली पालन भी होला, सुकर पालन, मधुमक्खी पालन, मैंने किस्म किस्म कर है और ओकर से किसान भाई बहन मन अच्छा आमदनी कर सकेला। तो इकर बारे में अगर विशेष जानकारी चाहिए तो चलो हमरे चलत ही विश्वनाथ मांडी जी से बातचीत करत ही और उनकर से जानकारी लेवत ही। वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। आज किसान भाई रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपना रहे हैं। इसका कारण यह है कि जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। आज बड़ी संख्या में किसान भाई जैविक खेती से जुड़कर अपने व्यापार को कई गुना बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। इन्हीं सब किसानों में एक किसान है जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के रहने वाले विश्वनाथ मांडी। विश्वनाथ जी लंबे समय से खेती से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जब से इन्होंने जैविक खेती को अपनाया तब से इनकी दशा दिशा बदल गई। कहते हैं मन में विश्वास हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जी हाँ, इसी क्रम में हम आप पहुँचे हैं पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड के द्वारकाडीह गांव में, जहां पे हमारे साथ विश्वनाथ मांडी जी के कैसे किसान हैं जिन्होंने अदम इच्छा शक्ति और मन में विश्वास से कठिन काम को भी आसान कर दिया है। इनके माता पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने पूरी लगन के साथ खेती के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और आज एक ऐसे किसान के रूप में इस क्षेत्र में जाने जाते हैं जिनको देखकर दूसरे किसान भी खेती किसानी का काम कर रहे हैं। आइए, कब से किसानी का काम कर रहे हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव आया है खेती से, कहाँ से प्रशिक्षण लिए और किस किस चीज़ की खेती करते हैं, आइए इनसे हम जानते हैं। विश्वनाथ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम आपकी बात करते हैं विश्वनाथ जी, तो आप खेती कब से कर रहे हैं? 2007 से कर रहे हैं। 2007 से कर रहे हैं जी। किससे आप सीखे, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्रेरणा लिए, उससे आप उसको देखकर आप खेती करना शुरू किए? नहीं, ऐसे तो पहले थोड़ा थोड़ा खेती कर रहे थे और जब माता पिता था तो लोग को देख करके थोड़ा थोड़ा सीखे थे। ऐसे मतलब उस टाइम वैज्ञानिक पद्धति नहीं कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। तो माता पिता मर गया तो पढ़ाई कर रहा था, पहले छोड़ दिया पढ़ाई, इंटर तक पढ़ाई किया है। इसके बाद तो खेती में लग गया है। उस टाइम खर्चा भी नहीं, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया है। तो पैसा का दिक्कत है इसलिए आप खेती की और आपका रुझान हुआ? जी, उस पैसा का दिक्कत के चलते हम पढ़ाई छोड़ दी। माता पिता काफ़ी कम उम्र में आपके मर गए, तो उस समय क्या समस्या थी? क्या लगा आपको कि नहीं हमें नौकरी नहीं करना, हमें खेती की ओर जाना है? क्या सोच के आप खेती की ओर आए? खेती के उस टाइम खर्चा उर्चा नहीं था, इसलिए हम खेती में उतर गया। पढ़ाई करने का खर्चा नहीं जुड़ रहा था। नहीं। इन्होंने खेती से जुड़े हर प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसे अपने खेतों में अमल में लाया। परिणाम यह हुआ कि आज ये न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि झारखंड के प्रसिद्ध किसानों में शुमार किए जाने लगे हैं। विश्वनाथ जी, आप कितने क्षेत्र में खेती कर रहे हैं? कितना खेत आपके पास है? अभी मोटा मोटी 7 एकड़ है। 7 एकड़ है। जी। तो 7 एकड़ आपका खेत है या कुछ नहीं, मेरा अपना खेत है 3 एकड़ करीब और लीज में 4 एकड़ लिया है। कुल 7 एकड़ में आप खेती कर रहे हैं? जी। किस किस चीज़ की खेती आप करते हैं? अभी फिलहाल है, अभी टमाटर है और गोभी था वो ख़त्म हो गया। और अभी 3 एकड़ में टमाटर निकल रहा है। अच्छा। और अभी तैयार होने जा रहा है वो 4 एकड़ में। अच्छा, मतलब आप मुख्य रूप से सब्जी की खेती करते हैं? जी, दूसरा कुछ नहीं है, सब्जी खेती करते हैं। आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्प्रे मशीन का ही प्रयोग करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से खेती कहाँ से सीखे? कौन बतलाया आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए? वैज्ञानिक तरीके तो वो ट्रेनिंग मिला था हमको, वो आत्मा विभाग से भेजे थे। आत्मा विभाग से? जी। क्या बातें बतलाया गया वहाँ पे आपको खेती के बारे में, वैज्ञानिक खेती के बारे में? वो थोड़ा बहुत सीखे, उतना नहीं सीखे। और खेती तो पार्टनरशिप में करते हैं हम लोग। हाँ, मेरा पार्टनर ही वो बाहर से नया नई वो टेक्निकल लाते हैं और यहाँ पर वो फॉलो करते हैं और हम वो जो बतलाते हैं हम करते हैं। तो ये तकनीक के बारे में बतला रहे हैं कि आपके जो मित्र हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो तकनीक सीख के आते हैं, फिर वो आपको बतलाते हैं। हाँ, ज़्यादातर हम वो खेती मैनेजमेंट में रहते हैं। अच्छा। यहाँ पर लेबर देखते हैं
और मेरा ही पास वो हिसाब किताब का रहता है। तो तकनीक के बारे में क्या क्या आप लोग खेत में किस तकनीक का प्रयोग करते हैं जिससे आपका फसल इतना अच्छा हो रहा है? क्या तकनीक आपका क्या है, कैसे खेती करते हैं आप? वो वैज्ञानिक तकनीक है। क्या वैज्ञानिक तकनीक है, उसमें लगाने की विधि क्या होती है? देख रहे हैं कि आपके पेड़ में काफ़ी सारे यहाँ पे लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, उसका क्या उपयोग है? वैज्ञानिक मतलब वो रासायनिक खाद से वो खेती करते हैं, इसलिए अच्छा उपज होता है। पहले के समय में जो बताया कि आपके पहले घर में भी आपके माता पिता खेती करते होंगे, तो वो तरीका जो था और आज का तरीका, वैज्ञानिक तरीका जो है, कितना अंतर दोनों में? वैज्ञानिक तरीके से अंतर बहुत बढ़िया है। और अपना पहले घर में कर रहा है तो उस टाइम अच्छा नहीं हो रहा था, उतना मालूम भी नहीं था। और हम लोग वो थोड़ा इधर उधर ट्रेनिंग किया है वो विभाग से, उसके माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके मिला है। कहाँ से प्रशिक्षण आप लिए अभी तक? और नागड़ी गए थे रांची, और वहीं पर बस एक बार गया था। और ज़्यादा तो हम खेती में रहता है। अच्छा, तो प्रशिक्षण सिर्फ नगड़ी से ही आप लिए हैं? हाँ हाँ। विश्वनाथ इस समय जैविक खेती पर खासा ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान में जैविक खेती के जरिए फूल गोभी और टमाटर की खेती कर रहे हैं। उनका मानना है कि जैविक खेती ने उनके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पहले से ज्यादा अच्छा बना दिया, जिसका असर उन्हें अपने फसलों में देखने को मिल रहा है। की तुलना में वर्तमान समय में विश्वनाथ जी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। आज अपनी 3 एकड़ की जमीन में खेती करने की जमीन लीज पर लेकर खेती बाड़ी का काम शुरू किया है। कृषि को अपनाकर आज इनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। परिवार की सभी जरूरतों की पूर्ति आज कृषि माध्यम से ये पूरी करते हैं। आर्थिक स्थिति भी इनकी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। आपके घर में कौन कौन लोग हैं आपके अलावा? अभी 3 बच्चा है और बीवी। पत्नी आपकी है? हाँ। तो आप इतने क्षेत्र में खेती करते हैं तो परिवार के सदस्य कितना सहयोग करते हैं आपका खेती में? परिवार के सदस्य पत्नी कितना सहयोग करती है? अच्छा सहयोग करता है। मैं खेत में आके वो भी आपके साथ काम करती है? हाँ, वो भी साथ में काम करता है। तो पत्नी कहीं बोले कि आप खेती मत कीजिए, नौकरी कीजिए, ऐसा कुछ बोली क्या पत्नी आपको? नहीं वो नहीं बोले। वो खेती करने वाला बढ़िया से, और वो भी साथ देता है। के पीछे एक पॉली हाउस बनाए हुए हैं, जिसका क्या उपयोगिता क्या है, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग चारा देते हैं। पहले तो चारा ज़मीन में दे रहा था, अभी इसमें बहुत बढ़िया अच्छा होता है। पहले ज़मीन में कर रहा था तो बहुत नुकसान भी हो रहा था। अभी वो उद्यान विभाग से हम लोग को प्रोट्रे मिला है आत्मा से, उसमें बढ़िया होता है, नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं होता? नहीं। तो किस किस चीज़ का उसमें आप तैयार करते हैं? उसमें गोभी और टमाटर का पौधा तैयार करते हैं? हाँ, पौधा तैयार करते हैं। अच्छा, उस उत्पादन में कितना असर पड़ता है? अगर उससे लगाते हैं, वहाँ तैयार करते हैं, फिर खेतों में उसको लगाते हैं, तो उत्पादन पे क्या असर पड़ता है? वो मरने से वो मतलब नहीं मरता है, वो गारंटी होता है उसका। अच्छा, उत्पादन इससे अच्छा होता है? अच्छा होता है। अच्छा, बाजार की क्या व्यवस्था है? आप जो यहाँ देखते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में आप सब्जी लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, बेचते कहाँ हैं इसको आप? हम लोग टाटा ले जाते हैं, और यहाँ अगर आमदनी हो जाता है तो बाहर भेजते हैं हम लोग। अच्छा, तो किस मतलब व्यापारी आपके पास आते हैं या खुद आप बाजार में जाके बेचते हैं? हाँ, कभी कभी व्यापारी आता है, लेके जाता है। अच्छा। और अपने से भी भेजता है। खेती के कार्य करते हुए विश्वनाथ ने अपनी जिंदगी में बदलाव तो लाया है, साथ ही साथ गांव के दूसरे किसानों और लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया। आज इनके साथ 20 से 25 मजदूर कार्य करते हैं, जो अपना जीवन यापन यहीं से करते हैं। चौरन हंसता। पहले क्या करते थे आप? पहले टाटा कंपनी में काम कर रहे थे। अच्छा, और अब अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं जी। तो जब से विश्वनाथ जी यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तब से कितना आपको फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा अभी हो रहा है, फ़ायदा खेती बाड़ी में। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है जब से वो खेती यहाँ पे कर रहे हैं विश्वनाथ जी? विश्वनाथ जी उसका हम काम कर रहे थे, फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि परिवार में चल रहा है, कुछ पैसा भी बच रहा है। अच्छा, मतलब क्या वो बाहर नहीं जा रहा है अभी? बाहर, गाँव हाँ। में ही रह के खेतों में काम कर हाँ, रहे हैं? मतलब कि अभी गांव में काम चल रहा तो इसलिए बाहर नहीं जा रहे हैं। तो दूसरा जानकारी जो है वो भी बहुत खास है और अहम है कि जो सुकर पालक हैं या सुकर पालन करत हैं, उमन भी अपन सुकर के बंध्याकरण करत हैं। तो भाई बंध्याकरण करत हैं तो बंध्याकरण का फायदा का है, ये तो बहुत ज़रूरी है और जानकारी भी चाहिए। तो चलो हमने सीधे चला थी BAU
जो कि वहाँ के डॉक्टर साहब हैं रविंद्र कुमार, और उनकरे से जानकारी लेवा थी। आज हम आप पहुँचे हैं रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि सुकरों में बंध्याकरण के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, जैसा कि झारखंड में पशुपालन की बात करते हैं तो सूकर पालन को प्रथम स्थान पर रख सकते हैं और बहुत सारे हमारे किसान जो है सूकर पालन करते हैं। और सूकर पालन में नर सूकर भी मादा सूकर भी होते हैं। तो ज़्यादातर जो किसान मांस के लिए सूकर पालन करते हैं उसको वो बंध्याकरण करते हैं। बंध्याकरण करने से यदि फ़ायदे की बात करते हैं तो सर्वप्रथम है कि मांस का क्वालिटी अच्छा होता है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग अनवांटेड ब्रीडिंग, जैसे जिस नर के साथ हम मादा का ब्रीडिंग नहीं कराना चाहते हैं तो एक्सीडेंटल ब्रीडिंग नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए भी हम लोग बंध्याकरण करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जहाँ भी जो सूकर मांस आप बाज़ार में देखते हैं बिकता होगा, अगर बंध्याकरण सूकर किया हुआ है तो उसका मांस आसानी और ज़्यादा दाम में बिकेगा, और अगर जो बंध्याकरण नहीं किया है वैसे सूकरों का मांस जो है कम दाम में बिकता है। क्योंकि जो बिना बंध्याकरण जो किए हुए जो नर सूकर हैं उसके मांस में एक स्मेल आता है जो कि हार्मोनल के कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बच्चे छोटे में उसका बंध्याकरण करते हैं, जिससे कि एक और फ़ायदा है बंध्याकरण करने से, एक और फ़ायदा है कि उसमें बढ़ने की क्षमता में तेज़ी आती है। जो बंध्याकरण किया हुआ जो बच्चा है, नर बच्चा है, वो तेज़ी से बढ़ेगा जो बिना बंध्याकरण किए हुए बच्चे की अपेक्षा। मांस का क्वालिटी भी अच्छा होगा। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके कारण हमारे जो सूकर पालक हैं, जो ग्रामीण वातावरण में सूकर पालन कर रहे हैं, गाँव में सभी बंध्याकरण करते हैं। ये तो आपने बंध्याकरण के फ़ायदे के बारे में बताया कि क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं। अगर बंध्याकरण की बात करते हैं तो जो नर सूकर होते हैं कब करना चाहिए, उनकी आयु कितनी आयु में उनको कर देना चाहिए? जी हाँ, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बंध्याकरण करने का सही उम्र क्या होना चाहिए। ऐसे आप ग्रामीण वातावरण में देखेंगे कि हमारे किसान बंध्याकरण करते हैं तो बंध्याकरण करने का तरीका भी उनका गलत है और गलत समय में भी करते हैं। एक सही निश्चित समय में अगर बंध्याकरण करते हैं तो निश्चित रूप से उनको उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे ग्रामीण वातावरण में जो हमारे किसान भाई जो बंध्याकरण करते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से बंध्याकरण नहीं करते हैं, वो उनमें देखा जाता है कि वो टेस्टिकल को किसी तरह से निकाल देते हैं या बांस का कमानी से उसको क्रश कर देते हैं। तो ये काफ़ी पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है जानवरों के लिए, और ये सही भी नहीं है। कभी कभी जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो बंध्याकरण करने का जो सही तरीका है वो सर्जिकल मेथड है। उसमें हम लोग सर्जिकल मेथड से, यानी कि एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसके टेस्टिकल जो होते हैं वो निकाल देते हैं और फिर उसको स्टिच करके छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में उनका घाव भर जाता है और फिर उससे सूकर को हम कहते हैं कि बंध्याकरण हो चुका है। दूसरी चीज़ है कि ये बिल्कुल पेनलेस होता है, बच्चों में दर्द नहीं होता है। उसके लिए हम लोग जो है कि लोकल एनेस्थेसिया देते हैं। लोकल एनेस्थेसिया जो उस स्थान को शून्य कर देता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसका बंध्याकरण करते हैं, जिससे दर्द रहित होता है और एक काफ़ी अच्छा होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। और इसको कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो दर्द से कभी कभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अगर हम लोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो उससे भी राहत मिलती है। दूसरी चीज़ है कि उम्र की जो हम लोग बंध्याकरण करते हैं, इसका सही उम्र में बंध्याकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। साधारणतः हम लोग 4 से 6 सप्ताह की उम्र में नर बच्चों का बंध्याकरण करते हैं, लेकिन आप जानकारी के अभाव में आप देखेंगे कि जो हमारे किसान हैं वो कभी कभी 4 महीना, 3 महीने, 5 महीने के जो बच्चे हैं उसका भी बंध्याकरण कर देते हैं। तो इससे कभी कभी समस्या ये आती है कि वैसे सूकरों को बंध्याकरण करने से ज़्यादा परेशानी होती है, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और वैज्ञानिक तरीके से नहीं करने से कभी कभी ब्लीडिंग नहीं रुकता है या इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और इसमें बीमारी लग जाती है और जो है सूकर उससे मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम लोग छोटे बच्चे का बंध्याकरण करें, जैसे 4 से 6 सप्ताह है, उसको ब्रीडिंग के लिए नहीं रखना, उसको हमको मांस के लिए तैयार करना है, तो अगर आप इस समय बंध्याकरण करेंगे तो वो बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छा तैयार होंगे, उनका मांस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हुई क्योंकि कम समय में उनका बंध्याकरण हुआ है। और उसके साथ साथ जो है कि इसमें इस समय आपको ऑपरेशन करना है या सर्जिकल मेथड से जो हम बंध्याकरण करते हैं या खुली विधि जो कहते हैं, उसमें हम लोग आसानी से जो है कि वो हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होता है और दर्द भी कम होता है। और इस तरह से इस समय बंध्याकरण करने से जो हम कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से बंध्याकरण करना है, तो
इसी समय 4 से 6 सप्ताह की उम्र में ही बंध्याकरण अगर आप बच्चों को कर देते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होगा। ये तो आपने उम्र के बारे में बताया कि कितने उम्र में करना चाहिए, इसके फ़ायदे के बारे में बताया। वैसे किसान भाई जो मतलब कि बृहद पैमाने पे सुकर पालन करते हैं और इन बंध्याकरण के समय और किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है? जी हाँ, सबसे पहले जो है कि बंध्याकरण जो मांस के लिए, जो मांस उत्पादन के लिए बंध्याकरण करते हैं, तो उसमें सबसे पहले की उम्र आप देखें कि किस उम्र में बंध्याकरण करना है। उसके बाद खुली विधि से बंध्याकरण करना है। जैसे बहुत सारे आप पशु में देखते हैं, जैसे आप बकरे में देखते हैं जो खस्सी तैयार करते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कि बंद विधि से बंध्याकरण होता है। उसके लिए एक बडीजो कास्टेटर होता है और उससे हम लोग जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के जो उसको जो वेन्स होते हैं उसको हम लोग क्रश करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो बोलते हैं उसको हम लोग क्रश करते हैं। लेकिन इसमें जो है कि हम लोग उस मेथड से नहीं करते हैं, बंद मेथड से नहीं कर सकते हैं, खुली विधि से करते हैं। तो वैसे करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे किसान भाई जो है उसको समय से बहुत ही ज़रूरी है कि कम समय में आप जो है कि 4 से 6 सप्ताह या मैक्सिमम 8 सप्ताह की उम्र में आप बंध्याकरण कर दें, उसके बाद नहीं करें। ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत सारे किसान जो है कि मांस बाज़ार में बेचना है, उनका जानवर बंध्याकरण नहीं किया हुआ है और वो लगभग 80 किलो 90 किलो का हो गया, तो बाज़ार में जल्दी से बिकने के लिए या आसानी से बिक जाए तो उस उम्र में भी बंध्याकरण कर देते हैं। ये गलत है। इसमें कभी कभी जो है कि जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो समय से बंध्याकरण करें, सही विधि से बंध्याकरण करें और बंध्याकरण करने से जो फ़ायदे हैं वो हमारे किसान भाइयों को, अगर वो सही समय से सही विधि से करते हैं तो अवश्य उनको बंध्याकरण से उनको फ़ायदा मिलेगा। तो देखो ये दुइयो जानकारी उनके बढ़िया दिली और खास दिली। और एगो बात और कहे के कि अगर रौरेमन के कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या रौरेमन जरूर लिखूँ, इके बहुत दरकार पड़ेला। पिन कोड संख्या है 834001। तो किसान भाई बहन ये तो जानकारी रौरेमन के दे दिली, लेकिन इकर आगे एगो और जानकारी देवे के है कि बहुत किसान भाई बहन मन कहें ना कि देखो हम ई कार्यक्रम को देखे नहीं पारली, छूट गल, तो एक परेशानी कर बातें नखे। रौरेमन अपन सोशल मीडिया में जाए के, जैसे कि यूट्यूब होलक, फेसबुक होलक, इकर में जाए के रौरेमन देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरेमन इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।